अब हम बात करेंगे एनेंटियोमर की। ठीक है, इस वीडियो में हमने बात करनी है एनेंटियोमर की, डायस्टेरोमर्स की। उसके अलावा हम जो है कुछ जो है फार्मूलाज डिस्कस करेंगे, यानी कि हार्वर्ड पर्सपेक्टिव फार्मूला है, फिशर पर्सपेक्टिव फार्मूला। तो अब एनेंटियोमर जो है ये हम कहते हैं कि ये मिरर इमेज आइसोमर है। अभी हम देख लेते हैं कि ये मिरर, इसको यानी कि अक्स, जिसको मिरर को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक अक्स होता है। तो एनेंटियोमर हम कह रहे हैं कि ये मिरर इमेज आइसोमर है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि ये इसकी डायरेक्शन, जैसे पहले इस तरह इसकी डायरेक्शन थी तो वो कुछ थोड़ी सी चेंज हो सकती है, मतलब इसकी डायरेक्शन पहले जैसे इस तरह थी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर हम अपने अगर हैंड की बात करें ह्यूमंस में, जैसे अब ये अंगूठा यहाँ पर है। ठीक है, जब अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इसका जो थंब है वो इस तरह आ जाएगा, इस तरह। ठीक है, यानी कि इसका थंब इस तरह करके इसका थंब आ जाएगा, यानी कि पहले इस तरह था इसका थंब, बाद में इसका थंब यहाँ पर आ जाएगा और फिंगर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये मिरर इमेज बनना है। ठीक है, और सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि सुपर इम्पॉसिबल हम इस तरह कहते हैं कि इस तरह ये इम्पॉसिबल नहीं होते, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इन्होंने नहीं आ जाना, इसलिए हम कह रहे हैं कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है, सिर्फ इनका मिरर इमेज बनता है। ठीक है, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो है हमने कह दी कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, मिरर इमेज आइसोमर है। उसके अलावा ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसको कहते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम कहते हैं कि नॉट डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब ये एक कायरल बना लेता है। कायरल का मतलब है कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, ABC, एक कायरल बना हुआ होता है। ठीक है, इसको कायरल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पोजीशन है, C है, CH3 है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या शो कर रही है, मिरर इमेज को शो कर रही है। ठीक है, अब जब ये मिरर इमेज बना रहा है तो हाइड्रोजन जो है, हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इसको अगर देखें तो ये जैसे ही हाइड्रोजन, मैंने बात की ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन यहाँ पर था तो ये डायरेक्शन इसकी चेंज होकर इस तरह हो गई, एंड इट मेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम कहते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि इसमें वो जो चीज़ है, जैसे मैंने भी आपको हैंड की एग्जांपल दी, जैसे कि आपको मैंने हैंड की एग्जांपल दी, अब मैं किस तरह आपको और एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कैप है। ठीक है, यहाँ पर इसका कैप है, ये मार्कर इस तरफ है। तो जब मिरर इमेज बन जाएगा ना, तो ये जो कैप है ना ये इस तरह आ जाएगा, ये मिरर इमेज बन गई, यानी कि चीज़ें चेंज हो जाती है। जैसे वो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाती है, मिरर इमेज बन जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मिरर इमेज शोर है। अब हम कह रहे हैं कि क्या है कि ये ब्रोमीन है, कार्बन है। अब ये OH है, हमने इनको नंबरिंग दे दी है 1 2। अब यहाँ पे इसने मिरर इमेज बनाया, तो बिल्कुल अब आपको आसानी से समझ आ जाएगी, जिस तरह मैंने हैंड की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो आपने ये समझ आना है कि जैसे अब ये OH था, यहाँ पे OH की पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पर आ गया, और H जो है यहाँ पर आ गई। ये सिंपल आपको समझाने के लिए आसान करके। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई कि पोजीशन जो है इसकी यहाँ पर चेंज हो गई है। ठीक है, अब हमने अगर हमारे पास है BrCOH अब हमने ये एक थर्ड फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले हमारे पास दोनों साइड पे HH OH और OH मौजूद था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक साइड पे OH है और एक साइड पर H मौजूद है। ठीक है, अब इसका हमने मिरर इमेज बनाना है, तो इसका मिरर इमेज इस तरह बन जाएगा, OH H। ठीक है, अब यहाँ यानी कि ऑपोजिट हो गया। अब यहाँ पे हमने बात की थी एक डायस्टेरोमर्स की भी। अब जब डायस्टेरोमर्स की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे डायस्टेरोमर्स हम कहेंगे कि ये जो पहला और जो तीसरा, फर्स्ट वाली जो हमने बात की ये, और ये जो थर्ड वाले हैं, दे आर नॉट एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर इट इज नोन एज द डायस्टेरोमर्स। ठीक है, तो एनेंटियोमर्स हम कहते किसको हैं कि उनका आपस में मिरर इमेज बनता है। ठीक है, मिरर इमेज का मतलब कि इस तरह है कि दोनों है तो सेम चीज़ें सेम है, लेकिन ऑपोजिट हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो चीज़ें भी सेम नहीं है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर H है और OH है, तो ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स नहीं है, जबकि ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं, ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं।
तो ये 1 और जो 3 वाला है ये आपस में एनेंटियोमर्स नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये डायास्टेरोमर्स है। इट इज़ नोन एज दी डायास्टेरोमर्स। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास है जैसे कि CHO है, COH, CH2OH है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये तो इसकी पोजीशन थोड़ी सी नहीं इस तरह है। ठीक है, टेढ़ी है ये। अब यहाँ पे देखें जब इसका मिरर बनता है तो क्या होगा, जब इसका मिरर बन रहा है H, वो मैंने आपको समझाने के लिए जो ये एग्जांपल कोट की थी कि यानी कि चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पोजीशन उनकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे जो CHO है इसकी पोजीशन चेंज HOH। ठीक है, बाकी ये सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मिरर इमेज बना तो ये थोड़ी सी यहाँ पर पोजीशन इसकी चेंज हो गई, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर OH आ गया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक मिरर इमेज बना है और इसको हम कह रहे हैं कि ये एनेंटियोमर्स कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, ये एनेंटियोमर्स है। अब हमने बात करनी है, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं फिशर प्रोजेक्शन को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन को डिस्कस करते हैं। अब फिशर प्रोजेक्शन हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स है, लेकिन आपने ना इसको आसान अल्फाज में करके समझना है। अब जैसे कि ये हमने अब उसी एनेंटियोमर की एग्जांपल, जो भी मैंने आपको एनेंटियोमर की एग्जांपल बताई है ना, उसी को लेके हम चलेंगे। ठीक है, अब फिशर प्रोजेक्शन में क्या है कि जैसे कि यहाँ पर आपको एक जो है वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है और एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या डिफरेंस है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, वो अबव द प्लेन होती है। आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दैट इज B and D, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये अबव द प्लेन होती है, इसको हम वेज का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम वेज का नाम देते हैं, आउट ऑफ द प्लेन और अबव द प्लेन। अब हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, जैसे कि हमारे पास ये C है, अब हम कहते हैं इसको बिलो द प्लेन। ये कुछ नाम्स हैं, कीवर्ड्स हैं, हॉरिजॉन्टल अबव द प्लेन और वर्टिकल बिलो द प्लेन। हॉरिजॉन्टल का मतलब अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का क्या मतलब है कि एक चीज़ जो आपके सामने, जैसे एक स्क्रीन है, वो चीज़ आपके सामने आ रही है, ऐसे लग रहा है आपको कि वो चीज़ स्क्रीन से निकल रही है, तो वो होगी अबव द प्लेन। और बिलो द प्लेन का मतलब है कि वो स्क्रीन के पीछे है, वो वहाँ से पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, वो बिलो द प्लेन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आउट ऑफ द प्लेन को हम वेज कहते हैं, बिलो द प्लेन को हम डैश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डैश और वेज। ये भी एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे इनकी इंटरकन्वर्जन होती है, बट ये इसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो वेज और डैश की जब बात की हमने, तो हमने बात की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की भी बात कर ली। अब इनको इस तरह से शो किया जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरह हम बोल्ड में शो कर देते हैं और ये डॉटेड फॉर्म में शो कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने वही एग्जाम्पल जैसे एनेंटियोमर की बात की थी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की हमने जो बात की कि यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर की जो हमने बात की कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास H5CO2 है, ये क्लोरीन है। अब यहाँ पे ये डॉट में जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम डैश कहते हैं, ये H है। अब यहाँ पर जो डैश है ये हमें पता है कि ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, हमें पता है कि ये क्या है, ये बिलो द प्लेन है। अब यहाँ पे क्या होना है कि हमने आपने ना बिल्कुल ऐसे, आपने ना यहाँ पे आँख रख के ऐसे देखना है। ठीक है, आपने सामने बिल्कुल यहाँ पे अपनी आँख से देखना है, तो आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं H और Cl जो है ये आपको अपने सामने आती हुई नज़र आएंगी। आपने जो है ये इस तरह करके इसको देखना है। ठीक है, ये हमने जस्ट डॉट को वैसे ही शो करवाया है। ठीक है, हमने जो है इसको आपने यहाँ पर जो है आँख से देखना है, तो आपको ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल सामने अपने आती हुई नज़र आएंगी, जबकि ये दो चीज़ें जो है ये बिलो द प्लेन जाती हुई नज़र आएंगी पीछे की तरफ। तो फिर हम फिशर प्रोजेक्शन कहते ही इस तरह की चीज़ को है। ये जो होगी ये हमने बात की एनेंटियोमर्स की। ठीक है, कि इस तरह की पोजीशन है, लेकिन ये जो फॉर्म होती है, आप जब भी इस तरह की फॉर्म देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। यानी कि इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होंगी।
फिशर प्रोजेक्शन में आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि उसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये है ही फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अब जो चीज़ आपको सामने की तरफ नज़र आ रही है आप उसको हॉरिजॉन्टल रख लेंगे। अब HCl हमें बिल्कुल अपने सामने आता हुआ नज़र आ रहा है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल रख लेंगे, और जो हमें पीछे की तरफ बिलो द प्लेन नज़र आ रहा है उसे हम उसको हम वर्टिकल रख देंगे। क्योंकि ये जो मैंने आपको बात बताई है वो ये इसलिए बताई है कि हम वर्टिकल पे उस चीज़ को रखते हैं जो बिलो द प्लेन हो, और हॉरिजॉन्टल में हम उसको रखते हैं जो आउट ऑफ द प्लेन है, जो आपको बिल्कुल आती है, अपने ऐसा लगता है आपके सामने आ जाएगी, आपको आके पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हम अगर इसी एग्जांपल को हम अगर मिरर इमेज देखें इसका, ठीक है, तो अब यहाँ पे CH3 क्लोरीन H C2H5 को अगर हम मिरर इमेज देखें तो CH3 है, क्लोरीन चेंज हो गया H, तो ये इसका एक मिरर इमेज बन गया। अब वही एक एग्जांपल जो मैंने भी आपको पहले एनेंटियोमर की बताई थी, हम अगर उसको एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड जो बना है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अब हमने इसका फिशर प्रोजेक्शन बनानी है तो क्या होगा, अब हमने इसी तरह यहाँ पर आँख से देखना है, हमें बिल्कुल ये दो चीज़ें अपने सामने आती हुई नजर आएंगी और ये हमें पीछे जाती हुई नजर आएंगी। जो हमें पीछे जाती हुई नजर आ रही है उनको हम इस तरह वर्टिकल रख लेंगे, जो हमें सामने आती हुई नजर आ रही है उनको हम हॉरिजॉन्टल रख लेंगे। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, OH और H, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर तो H यहाँ पे आ जाएगा और OH यहाँ पे आ जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज L ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, देन इट इज़ दी L ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर यहाँ पे ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाएगा। अब इसके बाद हमने एक और जो है वो चीज़ देखनी है। अभी हमने जो है फिशर को देखा था, उसके अलावा एक और हमारे पास हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला है। अब हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला जो है वो क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये एनोमर्स की डेफिनेशन लिखी हुई, बोथ आइसोमर्स डिफर एट C1 हैविंग OH ग्रुप कॉल्ड एनोमर्स। हम कहते ही क्या है कि बोथ आइसोमर्स डिफर एट कार्बन 1 हैविंग OH ग्रुप। C1 पे दोनों आइसोमर्स की अगर बात करें, अल्फा और बीटा दोनों की अगर बात करें, ठीक है, बोथ आइसोमर्स हम उनको कह रहे हैं अल्फा और बीटा को, दोनों के आइसोमर्स पे कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप तो मौजूद है, डिफरेंट पोजीशन है, उसको हम एनोमर्स बोलते हैं। अब हवर्थ की अगर बात करेंगे, बहुत सिंपल है। तो हवर्थ में क्या होता है कि एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। जब हम इसको बिल्कुल इस तरह सर्कल फॉर्म में बना देते हैं तो वो जो एनोमर्स हमने बनाए थे हम उसी तरह हम हवर्थ को डिस्कस करते हैं। तो आपने यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स याद रख लेने हैं कि जैसे लेफ़्ट साइड को हम टॉप पे लिखते हैं और राइट साइड को हमने बॉटम पे लिखना है। अब जैसे कि हमारे पास एक ग्लूकोज का फार्मूला, जैसे कि अब हम इसकी बात करें अगर हम फॉर एग्जांपल ये भी वैसे एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में ही आता है, ये सारा भी फिशर प्रोजेक्शन में आता है कि जो है ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, ये कार्बन नंबर 5 के साथ मिलता है, रिएक्ट करता है, और ये एक ग्लूकोज की ओपन फॉर्म है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 जो है ये भी मैंने एक फिशर फार्मूला में ही लिखी है कि 1 जो है ये इसके साथ आकर रिएक्ट करता है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ आकर रिएक्ट करता है, फिर ये जो OH है ना ये इस तरह बन जाता है, ठीक है, ये इसकी राइट साइड पे चला जाता है, ठीक है। ये OH जो यहाँ से OH जो है इसकी राइट साइड पे आ गया, यानी कि उसके ऊपर टॉप पे राइट साइड पे अगर वो इस तरह आ गया, ठीक है, और ये बन जाता है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और उसके बाद जो है सेम इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज जो है, जब बीटा डी ग्लूकोज बनेगा तो जो OH है वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। अब हमें इसका जो है हवर्थ, यानी कि अब हमने फिशर को हवर्थ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल इसलिए बताइए कि मैंने आपको जो बताया वो हमने जो है फिशर को देखा है कि फार्मूला क्या है, लेकिन अब हम इसमें ना समझे आप फिशर को हम कन्वर्ट करें हवर्थ में। तो यहाँ पे अब हवर्थ की अगर बात करें तो हम देख लेते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल है, ये अल्फा डी ग्लूकोज से फॉर हवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। अब ये हमारे पास एक साइक्लिक फॉर्म है ग्लूकोज की, अब ये अल्फा है और हमारे पास दूसरी बीटा की हम बात करेंगे। अब हमने बात की कि लेफ्ट साइड पे टॉप पे लिखना है और जो है राइट साइड पे हमने बॉटम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखें, अब हम पहले बात कर लेते हैं अल्फा की। अब ये अल्फा है ना, अब ये इसकी क्या है, राइट साइड है, तो राइट साइड को हमने बॉटम पे लिखना है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड है उसको हमने ऊपर की तरफ लिखना है। अब हम ये देखिए H OH ये हमने अब ऊपर लिखनी है, देखिए अब H
OH अब हमने ऊपर लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबरिंग देते हैं। CH2H यहाँ पर आता है, ये आम पर, ठीक है। अब हमने जो है राइट साइड वाला उसको नीचे लिख देना है, OH OH H OH। जब हमने इसको नीचे लिख दिया OH OH H OH, तो ये क्या बन गया, क्योंकि अब अल्फ़ा में हम कहते हैं कि OH की पोजीशन नीचे है, देन इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे बीटा डी ग्लूकोज की, तो बीटा डी ग्लूकोज में भी सारा जो है वो हमने वैसे ही करना है कि लेफ़्ट साइड टॉप और राइट साइड बॉटम। अब क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज की हम बात करें तो जब हमने इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास क्या था कि इसी तरह इसको हमने जो है राइट साइड जो है हमने इसको क्या किया, इसको नीचे लिख लिया और ये जो लेफ़्ट साइड इसको हमने ऊपर लिख दिया, क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज में ये OH जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, ठीक है। तो अब जब वर्ड में हम क्या करते हैं कि जब इस तरह लिखते हैं ना, तो ये देखिए अब OH जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बीटा डी ग्लूकोज बन गया। ये सिंपल सा जो है वो क्या है, ये होवर्थ फार्मूला है। उसके अलावा मैं आपको कुछ इसकी एग्जाम्पल जो है वो दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आई होप नजर आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, हाँ अब सही है। अब देखें ये एक CH2OH है, ये हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज का फार्मूला है। देखिए यहाँ पर HOH है तो हम इसको अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज कह रहे हैं, और यहाँ पर देखें बीटा डी ग्लूकोपायरानोज है तो OHH। आप ये भी सिंपल याद कर लीजिए, नहीं कि आपने पूरा ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई आप सारा ये करिए, तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला इसी तरह आपने याद रखना है। ये इसको हम कहते हैं कि ये हावर्थ प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब इसी तरह ये देखें अल्फ़ा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज जो है ये इसका फार्मूला है, ये क्योंकि ये ग्लूकोपायरानोज का फार्मूला ज़रा चेंज है, और ये जो फ्रुक्टोफ्यूरानोज है इसका फार्मूला जो है ये चेंज है। यहाँ पर देखें CH2H यहाँ पर चेंजिंग है। इसी तरह बीटा डी की बात करें तो बीटा डी में भी जो है OH ऊपर आ गया, यहाँ पे अल्फ़ा में जो है OH नीचे है जबकि बीटा में OH ऊपर है। इसी तरह पायरान और फ्यूरॉन का भी ये फार्मूला दिया हुआ है, तो आप ये भी एग्जाम्पल जो है वो याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों जो है प्रोजेक्शन फार्मूलाज की समझ आ गई होगी। उसके अलावा हमने जो है एपिमेट को भी डिस्कस कर लिया, और ये चीज़ें आपको उनका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपसे MCQs में भी पूछी जा सकती है।